जब मैं 12 साल की हुई तो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ जब मेरे घर में चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और मेरे पापा ने मुझे बक्से में छुपा दिया था। शाम हुई तो मेरे पापा ने 4 आदमी बुलाए और मुझे अपने घर से विदा कर दिया। वह चारों आदमी ने मुझे चारपाई पर बिठाकर जंगल के रास्ते होते हुए एक महल तक पहुंचा दिया। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब मेरा पति कमरे में आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पापा के चेहरे पर बहुत डर था। उस डर को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ बड़ा होने वाला है। पापा बार बार दरवाजे की कुंडी लगाते थे और कभी अपने आप को देखते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पापा अपनी ताकत को आजमा रहे हो और जैसे पापा जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी पापा मम्मी से कहने लगे, पायल बेटा को अंदर कमरे में ले जाओ और कंबल वाले बक्से में छुपा दो। मम्मी ने पापा की बात सुनते ही जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर कंबल वाले बक्से में ले जाकर बंद कर दिया और कहने लगी, बेटा यहाँ से हिलना मत और सांस भी आहिस्ता आहिस्ता लेना। उसकी आवाज़ भी बाहर ना आए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि मम्मी और पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी देर बाद जूतों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और मेरे मम्मी पापा की जान को खतरा है। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई और फिर एक दर्दनाक चीख, जो कि वह मेरी मम्मी की थी। उन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। अभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। मम्मी ने मुझे चालाकी से ऐसी जगह छुपाया था जहाँ खुशकिस्मत लोग ही पहुँच सकते थे। भूखे कुत्तों की तरह पापा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी पायल कहाँ है। तभी पापा की आवाज़ आई और वह कहने लगे कि तुम लोगों के डर से मेरी बेटी पायल भाग गई है। वह आदमी पापा पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। 12 साल की लड़की कहाँ जा सकती है? तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चुपके से निकलकर अपने पापा को बचा लूं, पर मैं यह बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि उसका अंजाम क्या होगा। मैं अच्छी तरह सोच सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था, मगर पापा कुछ नहीं कर पाए थे। और फिर थोड़ी देर बाद वह लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ पल बाद पापा सुकून होकर बैठे और मम्मी से कहने लगे, बस वह लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। वह ठाकुर खुद को समझता क्या है। मम्मी यह बातें सुनकर और ज़्यादा रो रही थी। मम्मी को पता था जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल चुप थी। फिर मम्मी ने मुझे उस कंबल वाले बक्से से निकाला और बोली, बेटा तुम्हें घबराना नहीं है। हम जो कर रहे हैं तेरी सुरक्षा और खुशी भले के लिए ही कर रहे हैं। यह कहकर मम्मी ने मुझे एक खूबसूरत सा सूट पहनाया और मेरा हाथ मुंह धुलवाकर मुझे तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वह रात का वक्त था और रात को मम्मी मुझे अपने पास सोने को कहा करती थी। पर आज वह मुझे तैयार कर रही थी, जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। मैं तैयार हो गई थी। मम्मी ने मुझे दुल्हन बनाया। फिर करीब करीब 10 मिनट ही बीते थे कि घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी। पापा बड़ी तसल्ली से बाहर गए और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा के आगे 4 आदमी खड़े थे। पापा ने उन्हें देखकर अंदर आने को कहा। फिर उन्होंने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। मम्मी बोली, अब तुम इस पर लेट जाओ और तब तक नहीं उठना जब तक यह लोग तुम्हें कह न दे। मैंने कहा, मम्मी आप मुझे कहाँ भेज रही हो? ये क्या कर रही हो? मैंने मम्मी से डर की निगाहों से पूछा था। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, कोई सवाल नहीं करना मेरी बेटी। तुम जहाँ जा रही हो तेरे भले के लिए ही भेज रही हूँ। मम्मी ने मुझे चुप करवा दिया। फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा। वह चारों आदमी जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था, मम्मी बोली, इनसे भी कोई सवाल मत करना। और उन लोगों ने चारपाई उठा लिया। मैं चीखना चाहती थी, पर मुझे चीखने नहीं दिया। वक्त से पहले अक्ल आ गई थी।
मैं जानती थी कि वहाँ चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस ठाकुर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी जाएगी। दरअसल ठाकुर ने मुझे करीब करीब 15 दिन पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी गंदी निगाहें सर से पाँव तक मुझे निहार रही थी। मैं अपनी कद काठी और खूबसूरती में काफ़ी अच्छी थी। मेरी उम्र 12 साल थी, पर 18 की लगती थी। वह मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं उसे अपनी सल्तनत बना लेता और तुझे अपनी लॉन्डी में शामिल कर लेता। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गई थी। ये सब तो मैं कहानियाँ में पढ़ चुकी थी। मैंने घर आकर यह बात मम्मी को बता दी तो वह भी परेशान हो गई। फिर उसका नतीजा करीब करीब 10 दिन बाद आया। एक शाम जब मम्मी और पापा हम सब आराम से अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ठाकुर और उसके आदमी हमारे घर आए थे। मेरे पापा ने उनको बड़े लोग सोचकर उनका अच्छे से स्वागत किया। हमने उनके सामने चाय, पानी और नाश्ता रखा था, पर उनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी। वह पापा से कहने लगा, विष्णु, मुझे अपनी बेटी दे दे और बदले में तुझे जितनी ज़मीन जायदाद चाहिए उसे ले ले। पापा ठाकुर की बात सुनकर दंग रह गए थे। ठाकुर साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो पापा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, पर उसके बेटे की उम्र 28 साल थी। लेकिन पापा उस टाइम दंग रह गए जब उसने कहा कि वह अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मेरा रिश्ता मांग रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई थी। पापा तो जैसे ज़मीन पर बिल्कुल गिर गए थे। पापा कहने लगे, ठाकुर साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपके पास भी बेटियां हैं। मेरी फूल सी बेटी है, उसकी उम्र तो अभी 12 साल ही है। तभी ठाकुर गुस्से से कहने लगा, कोई बात नहीं, बड़ी भी तो हो जाएगी। उसके जवान होने में अभी 4 साल ही तो बाकी है। मैं उसे फूल की तरह ही रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठाकुर की बात सुनकर पापा गुस्से में आ गए और कहने लगे, ठाकुर साहब, एक गरीब आदमी की इज्जत खरीदना इतना आसान नहीं होता है। मैं अपनी बेटी आपको नहीं दूंगा। आपको शर्म नहीं आती है? गरीब लोगों की बेटियों पर नज़र रखते हुए आपने 4 शादियां की है, पर अभी भी आपका दिल नहीं भरा है। मेरी मासूम बच्ची में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप उसके पीछे ही पड़ गए हो? भगवान के लिए मेरे घर से चले जाओ। यह सुनकर ठाकुर गुस्से में आ गया और बोला, तुमने ठाकुर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अब तक मैं तुम्हारी बेटी को इज्जत से मांग रहा था, लेकिन अब मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। यह सुनकर पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे पापा अब बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के सामने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था। लेकिन मैं जान गई थी कि पापा को यह सब अच्छा नहीं लगा था। पापा डर गए थे और माँ को भी चौकन्ना रहने को कह रहे थे। उसके बाद से हमेशा ठाकुर साहब की धमकी का डर लगा रहता था। मेरे पापा के दिमाग में बार बार यही बात आती रहती थी कि ठाकुर साहब ने कैसे कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा 2 दिन तक गहरी सोच में डूबे हुए थे और वो 2 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकले थे। और जब तीसरे दिन वह घर से बाहर निकले तो रात को जल्दी से घर आते ही मम्मी को तसल्ली देते हुए कहने लगे, ठाकुर की मोहल्ला खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि पापा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। तभी एक रात यह वाक़या हो गया और फिर वह नकाबपोश मुझे चारपाई पर उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं चुप थी क्योंकि मैं जानती थी कि पापा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की भलाई ही सोचते हैं। वह कभी भी अपने फ़ायदे के खातिर अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसलिए मुझे इसी बात की तसल्ली थी कि वे लोग मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक नाजुक सा बदन चारपाई पर झटके खा रहा था, क्योंकि पथरीले रास्ते से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर पापा ने मुझे इन लोगों के साथ क्यों भेजा है और कहाँ भेजा है। तभी वह लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाकर
बाकी तीनों आदमी से बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ बैठ सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम परेशान होना बंद करो। फिर उन लोगों ने चारपाई को नीचे ज़मीन पर रख दिया। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत से बातें क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई पापा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है? यह सोच सोचकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। उन लोगों ने एक नदी के किनारे चारपाई रखी, मैं भी उस पर बैठी थी। अब मुझे ये लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे उनके साथ भेजा था। उन आदमियों में से दो नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी नदी पर चले गए। शायद वह लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा तो वह लोग किनारे मौजूद रेत पर बैठ गए थे और भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह पूजा पाठ करने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते हैं। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर बाद वह लोग फ्री होकर आए और कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही हो तो हम जंगल से कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, तुम खाओगी? मैंने नहीं में सर हिला दिया। वह लोग तो मुझे अच्छे लग रहे थे, पर फिर भी मैं किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने ना में सर हिला दिया। पहले आदमी ने दूसरे आदमी को इशारा किया और बोला, देखा कितने शरीफ खानदान की बेटी है, यूं ही इतनी तारीफें नहीं होती है। यह लोग बहुत खुददार हैं। मैं उनकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वह लोग चलने के लिए चारपाई उठाने लगे तो लग रहा था कि जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। नदी पार करके जैसे ही वह लोग दूसरे किनारे पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा गांव बहुत पीछे छूट चुका था। चांदनी के तेज रोशनी में गांव थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। मेरी आंखों से भी अख्तियार आंसू बहने लगे। रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और माँ बाप के नरम आगोश याद आ रहे थे। नदी पहाड़ी रास्तों पर से गुजरते हुए जिस जगह पहुंची थी, वह जगह बहुत ही अलग और सुकून से थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी, जहाँ पर रोशनी से जगमगाती हर चीज़ थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से जैसे मैं उतरी तो छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी। उनके पीछे एक बड़ी उम्र की एक औरत भी आ गई, जो तकरीबन उम्र में 25 साल की होगी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, बेटी बधाई हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो। मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाने लगी। मैंने देखा कि उस कमरे में दो बड़े पर्दे लगे हुए थे। पहले पर्दे की तरफ मुझे बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ ना जाने कौन था। औरत कहने लगी, बेटा अब तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से होने जा रही है, इसलिए जो तुम्हें कहा जाए उस पर सर हिला देना। मैं तो मासूम सी थी। मम्मी पापा की परवरिश भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर ना नहीं कही थी। और फिर जिन लोगों के साथ पापा ने मुझे भेजा था, यकीनन वह बुरे तो नहीं हो सकते थे। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। मुझे अजीब सा लगने लगा था। मैं डर भी रही थी। फिर मुझे मंडप में बैठा दिया गया। मुझे सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे गहने पहना दिए गए और मेरी शादी करवा दी गई। लेकिन मैंने अपने पति को नहीं देखा। मैं यह नहीं जानती थी कि वह कौन है और वो क्या चाहता है और क्यों झोपड़ी में रहने वाली लड़की एक शानदार हवेली की बहू बनी। खैर, शादी होने के बाद फिर वही औरत मुझे दूसरे कमरे में लेकर गई। वहाँ एक शानदार रेशम का बिस्तर बिछा हुआ था। उस औरत ने मुझसे कहा, तुम इस पर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। उस कमरे में जाकर अभी बैठी ही थी कि शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा। फिर जोरों की आवाज़ आने लगी, जैसे बाहर लोगों की लड़ाई हो रही हो। वह औरत दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटी तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये बाहर मर्दों का काम है, वह देख लेंगे। उन लोगों ने हम औरतों पर आज तक कोई आँच नहीं आने दी है। वह औरत मुझे समझा रही थी, तुम खुद को अभी तक असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन अब तुम एक बड़े आदमी से शादी कर चुकी हो, जो कि इस हवेली का मालिक है। यह कहकर
उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे साथ ही मैं सो रही हूँ। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो औरत वहाँ पर मेरे साथ ही बैठी हुई थी। वह कहने लगी, चलो तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि पापा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर आ गई। पापा बैठक में बैठे हुए थे। उनका सर झुका हुआ था, पर वह बहुत तसल्ली में थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी प्यारी बेटी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया, पर इतना तो मालूम है कि मुझे मेरी बच्ची कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। बेटी, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करना। इन लोगों के सामने बदतमीजी नहीं करना। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी परवरिश का इतना मान रखोगी। मैं पापा के पास बैठी थी और पापा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कभी वह मेरे सर सहला रहे थे तो कभी खुश होकर मुझे गले से लगा रहे थे। मैंने कहा, जिससे मेरी शादी हुई है वह कौन है? पापा बोले, तुम जैसी अच्छी लड़की बस उन्हीं को मिलती है। उसका नाम सूरज है। वह वाकई एक अच्छा इंसान है। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का मालिक है। फिर पापा कहने लगे, बेटा, अपना ख्याल रखना। अभी मुझे वापस जाना होगा। ठाकुर जो तुम्हारी मांग कर रहा था इस टाइम बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। वापस से फिर घर आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली और तुम्हारी माँ को भी बहुत सुना रहा था। कह रहा था कि तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। वह सूरज से बड़ा नहीं हो सकता है और इसको चाह कर भी वह कुछ नहीं कर सकता है। अब तुम सूरज की इज्जत बन चुकी हो। मैंने कहा, पापा, सूरज कौन है? पापा ने कहा, तुम फिक्र मत करो। जब तुम अपने पति को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि कोई बुरा आदमी ही होगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जानती हूँ पापा, आपने भी शायद मुझे अपने फ़ायदे के लिए बेच दिया है। मैंने दिल में यूं ही कहा, पर मैं बाहर से चुप रही। मैं पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा हवेली से चले गए थे। वह औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर नहा धो लो और तैयार हो जाओ। औरत की बात सुनकर मैं जाकर नहाकर तैयार हो गई। उसने मुझे लाल रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा पति तुमसे मिलने आएगा तो तुम तैयार रहना। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि जिससे मेरी शादी हुई है उसको मैं देख तो लूँगी। मैंने अपने आप को 16 श्रृंगार से सजाया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझ में वक्त से पहले अक्ल आ चुकी थी। मैं तैयार थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा पति जब कमरे में मेरे सामने आया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वह तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र करीब करीब 18 साल होगी। वह बिल्कुल जवान साबित होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया, मैं ही हूँ सूरज, और हंसते हुए कहने लगा, और तुम मेरी पत्नी हो। तुम पर मुझे फ़क्र है। तुम बहुत ही ज़्यादा खानदानी लड़की हो। मेरी नस्ल को चला सकती हो। मैं उस नौजवान की अक्ल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि इस उम्र में उसने जो बातें की वह तो मैं सुनती ही रह गई। फिर उसने कहा, यह तुम मत समझो कि हमारी उम्र बहुत ही कम है। आजकल के ज़माने के लोग जिन्होंने 30 साल तक अपनी ज़िंदगी ही नहीं शुरू की होती है। तुमने नहीं देखा है, पुराने ज़माने के लोग 10 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे करते थे। मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं इस बात पर पिघल गई थी। वो कहने लगा, हमारी शादी कम उम्र में हुई है तो अच्छा है, हमें ज़िंदगी देखने का मौका मिलेगा। मैंने भी सोचा मैं अपने पति के साथ बरी होंगी, उस आदमी के साथ जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं उसी के साथ रहूँगी तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी। हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से भी ज़्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझे बताई उससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई और मैं चुप रही। उसने कहा, मेरी पहले भी पत्नी थी, पर वह मर चुकी है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। मेरी पत्नी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई और फिर मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में करवा दूंगा। एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश करेगी। मैं अपने पति की बातें सुनकर हैरान हो गई।
फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा एक अच्छे खानदान से थे। पापा के खानदान की पहले बहुत कद्र थी, पर पापा अपनी मर्जी से शादी करके खुद को अपने खानदान वालों से दूर कर लिया था। तभी वह लोग पापा से नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से मेरे पापा को उन लोगों ने नाराज़ होकर अपने घर से अलग कर दिया था। सूरज ने बुरे वक्त में शादी का ऐलान करके मुझे तबाही से बचा लिया। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने और अपने पापा के फैसले पर कोई मलाल नहीं है और ना ही कोई पछतावा है। आज मैं सूरज के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ।